नमस्कार दोस्तों, काव्य पीटीए क्लासेज बीकानेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है पीटीआई बैच के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और रीट के लिए, भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं या भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें से हम लोग 3 क्लासों को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसी प्रक्रिया को मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई गैप या फिर आपकी विराम नहीं आए। इसलिए मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, उस क्लास में अगर आपको ले जाना चाहूँ तो संविधान सभा की हम लोग बैठकों पर चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई या कौन कौन सी बैठक में क्या क्या व्यवस्थाएं बिठाई गई या क्या क्या प्रक्रियाएं उसमें अपनाई गई। तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान सभा की हम दूसरी बैठक पर चर्चा करनी है, जो 11 दिसंबर 1946 को आयोजन किया गया। वैसे अगर एनसीईआरटी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी के माध्यम से ये बताया गया कि संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो 9 दिसंबर को फर्स्ट, 10, 11, 12 और फिर कौन सा 13। एनसीईआरटी ये कहती है कि संविधान सभा की टोटल आप ये कहें कि 5 बैठकों का आयोजन किया गया, परंतु अप्रोक्सीमेटली हम लोग यही देखते हैं कि संविधान सभा की जो 3 बैठकें मुख्य रूप से, पहली 9 दिसंबर को, दूसरी आप कहें कि 11 दिसंबर को और जो तीसरी बैठक का आयोजन किया गया 13 दिसंबर को। इस प्रकार से हम लोग इस बात को देखते हैं। 9 दिसंबर वाली जो बैठक है इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अभी हम कौन सा दूसरी बैठक पर चर्चा कर रहे हैं जो 11 दिसंबर 1946 को है। पहली बैठक में तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सचिदानंद सिन्हा को सीनियरिटी के आधार पर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और अस्थायी उपाध्यक्ष जो है वो फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया, जो भारत के फर्स्ट एंग्लो इंडियन मेंबर थे। अब हम दूसरी बैठक में चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, तो ध्यान से सुनिए। दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 में रखाई गई, इसमें हमने स्थायी अध्यक्ष बनाया और दूसरी जो संविधान की बैठक है उसके अंदर स्थायी अध्यक्ष हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप कहेंगे कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक में कौन सा अध्यक्ष बना दिया गया, तो आपके स्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब दोस्तों अच्छी तरीके से आप यहाँ याद रखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बन रहे हैं और संविधान सभा की अंतिम जो बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को रखी जाएगी। उस दिन तक, यानी अंतिम बैठक का जो समापन है वहाँ तक की लेकर के 24 जनवरी 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे। हालांकि हम 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था, उसके बाद हमारी भारतीय संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हमारी संविधान सभा के 2 प्रकार के कार्य बंट जाएंगे। अभी तक आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग 1946 की बात कर रहे हैं, यानी 47 से पहले की बात कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसी दूसरी बैठक में हमने स्थायी जो उपाध्यक्ष है वो 2 लोगों को बनाया। एक का नाम आप HC मुखर्जी था, HC मुखर्जी, विशेष रूप से ध्यान रखिए, HC मुखर्जी था। एक का नाम HC मुखर्जी और एक का नाम था TT कृष्णाचारी। विशेष रूप से ध्यान रखिए, भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी बैठक रखी गई, इस दूसरी बैठक के अंदर हमने 2 लोगों को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया। स्थायी उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया, एक तो HC मुखर्जी को बनाया और एक VT कृष्णाचारी को बनाया गया। सॉरी, ये गलती हो गई, VT कृष्णाचारी को बनाया गया। और VT कृष्णाचारी कहाँ से थे, तो आपको पता ही है, जयपुर से थे। VT कृष्णाचारी और TT कृष्णाचारी दोनों ही हमारे जयपुर से हैं और इसको लेकर के एग्जाम में बहुत बड़ी हमारी कंफ्यूज रहती है कि VT कृष्णाचारी होगा या TT कृष्णाचारी होगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि VT कृष्णाचारी तो संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष बने और जो TT कृष्णाचारी है वो हम तब पढ़ेंगे जब प्रारूप समिति पढ़ेंगे, क्योंकि प्रारूप समिति में जयपुर से आपके जो सदस्य निर्वाचित हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया या सदस्य बने, उनका नाम कौन सा रखा गया, TT कृष्णाचारी। तो वो TT कृष्णाचारी प्रारूप समिति वाले हैं और अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, VT कृष्णाचारी
जो उनको भारतीय संविधान सभा की जो बैठकें हैं, दूसरी बैठक है, उसमें स्थायी क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अब आपका क्लियर हुआ होगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इस स्थायी जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो कितने लोगों को बनाया गया, 2 लोगों को बनाया गया। एक का नाम एस.सी. मुखर्जी और उनके बाद में किनको बनाया गया, वी.टी. कृष्णाचारी को बनाया गया। ये हमारी दूसरी बैठक में बदलाव हुआ। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे और अब यहाँ दूसरी बैठक में क्या हो गए, स्थायी अध्यक्ष हो गए। पहली बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी, मैंने आपको बताया, और ये जो है आपके इनकी स्थायी क्या बना दिया, उपाध्यक्ष। पहले एच.सी. मुखर्जी बने और फिर कौन बने, तो आपके वी.टी. कृष्णाचारी बने। तो कहाँ से हैं, जयपुर से। हम आगे चलते हैं कि दूसरी बैठक में और क्या बदलाव हुआ। तो देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में, संविधान सभा की दूसरी बैठक में हमने भारतीय संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया, और उनका नाम है बी.एन. राव। क्या नाम है, बी.एन. राव। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, परंतु संविधान की कौन सी बैठक में किया गया, तो आप सभी लोग जानते हैं। संविधान की दूसरी बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया जाए। तो आखिर फिर किन्हें नियुक्त किया गया, बी.एन. राव। यहाँ अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। यहाँ संवैधानिक सलाहकार पहले कौन बने, तो आपके बी.एन. राव बने। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अब प्रश्न एक ये आता है कि बी.एन. राव को ही संवैधानिक सलाहकार क्यों बनाया गया। ये एक अच्छा प्रश्न है। कोई ना कोई तो आधार रहा होगा, या तो सीनियरिटी के आधार पर बनाया गया होगा, या इनके पास में संविधान बनाने का अनुभव या एक्सपीरियंस होगा, तब इनको संविधान सभा क्या बनाया गया, तो आपके संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए, इनके पास में संविधान बनाने का अनुभव था, संविधान निर्माण का अनुभव था, इस आधार पर इनको बनाया गया। तो सर अनुभव था तो कहाँ का अनुभव था, तो इन्होंने पहले बर्मा का संविधान बनाया, बर्मा का संविधान बनाया। इन्होंने पहले बर्मा का संविधान बनाया, ये इनके पास में एक अनुभव था। और इसी अनुभव को देखते हुए बी.एन. राव को भारतीय संविधान सभा का या भारतीय संविधान का प्रथम संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्योंकि ध्यान रखिए कि कौन सी बैठक में किया गया, तो आपके भारतीय संविधान की दूसरी बैठक में इन्हें भारत का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, बी.एन. राव को। मैं यहीं आपको एक लगे बात और बता देता हूं कि बी.एन. राव भारतीय संविधान के प्रथम संवैधानिक सलाहकार हैं, और बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के अंतिम जो आपके इनकी अंतिम जो है आपके इनकी सलाहकार थे। तो मैं दोनों प्रश्नों को यहीं लिख देता हूं, आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। नोट डाल करके आप भी इस प्रश्न को लिखिए। बी.एन. राव, बी.एन. राव भारतीय संविधान या संविधान के प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। मैं यहीं कंटिन्यू लिख रहा हूं, जबकि संविधान के अंतिम संवैधानिक सलाहकार बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर अंतिम आपके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, क्योंकि हम पढ़ते टाइम कई बार इस चीज़ों को भूल जाते हैं कि बी.एन. राव और बी.आर. अम्बेडकर एक जैसे नाम मिक्स हो जाते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बी.एन. राव तो भारतीय संविधान के प्रथम आपके इनकी संवैधानिक सलाहकार थे, और बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के अंतिम सलाहकार जो थे। तो ये भारतीय संविधान की कौन सी बैठक पर हम लोगों ने चर्चा की, दूसरी बैठक पर, जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक का आयोजन रखा गया।
इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और स्थायी जो उपाध्यक्ष है वो पहले एच.सी. मुखर्जी को और उनके बाद में किसको बनाया गया तो आपके वी.टी. कृष्णाचारी को। टी.टी. कृष्णाचारी यानी प्रारूप समिति हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या हुआ दूसरी बैठक में और तो भारतीय संविधान की दूसरी बैठक मैंने लिखवाया कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में भारत का प्रथम संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और भारत का प्रथम जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया वो किन्हें किया गया तो आपके बी.एन. राव। ये भारतीय संविधान के कौन से थे तो आपके प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा क्यों किया गया क्योंकि बी.एन. राव को प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो मैंने आपको नीचे लिखवाया भी है कि इनको बर्मा या संविधान निर्माण का अनुभव था और इन्होंने बर्मा का संविधान पहले बनाया था, इसलिए इनके पास में एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर हमने ये निर्णय लिया। तो ये संविधान सभा की कौन सी बैठक तो आपके दूसरी बैठक, जिसमें बहुत कुछ चेंजिंग हुआ, उसको लेकर के हम लोगों ने बात की। अब हम चलते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक, भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक का जो आयोजन रखा गया वो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 10 दिसंबर, तीसरी बैठक 11 दिसंबर, चौथी बैठक 12 दिसंबर और जो पांचवी बैठक का क्रम है वो कब रखा गया 13 दिसंबर। महत्वपूर्ण के हिसाब से देखें तो पहली बैठक अपन 9 दिसंबर को मानते हैं, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कब रखी गई 13 दिसंबर 1946 को रखी गई। इस तीसरी बैठक में जो 13 दिसंबर 1946 में, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आप सभी जानते हैं कि किसी प्रस्ताव को पेश करना या प्रस्तुत करना उसका पारित होना नहीं होता है। हम सारी बात कहें उसमें सारी बातों को ही माना जाए ये मतलब उचित नहीं है। कुछ बातों को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए संसद या सरकार के द्वारा जितनी भी प्रस्ताव रखे जाते हैं वो सारे प्रस्ताव पारित हो ये जरूरी नहीं होता। तो इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसका सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर को, ये पारित कब हुआ? ये और भी अच्छा प्रश्न है। पारित अगले साल हुआ, यानी 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ? पारित हुआ। तो इसमें बहुत सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है कि हमारी जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक, इसका गठन और इसका पहला सेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक भारतीय संविधान सभा का पहला एक सेशन रखा गया और उसी दरमियान 5 बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हम लोग कौन सी बैठक पर चर्चा कर रहे हैं? तीसरी बैठक। तो तीसरी बैठक का आयोजन आपके यहाँ 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसमें कौन सा प्रस्ताव पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ दो बातें हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया, तब आपका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया, तब आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें। फिर अगर हम लोग बात करें थोड़ी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव था क्या। तो देखिए आप, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव का पहला मीनिंग तो ये है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान किस प्रकार की निर्माण व्यवस्था में शामिल रहेगा और कौन कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में रखी जाएगी, या फिर संविधान की प्रक्रियाओं को हम लोग किस प्रकार से इसमें तय करेंगे। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, संविधान निर्माण या संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके बताया कि हमें कौन सा भारत चाहिए,
क्योंकि अभी तक तो हम उद्देश्य प्रस्ताव को प्रेजेंट तो 13 दिसंबर 1946 को करके आए, पारित अभी 22 जनवरी 1947 को हुआ, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में पहला उद्देश्य, मैं कुछ आपको उद्देश्य बता रहा हूँ, आप इसको भले ही लिखें या ना लिखें, परंतु लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप, भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य है। तो पंडित नेहरू ने जो पहली बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखी कि हमें कैसा भारत चाहिए, यानी भारत किस प्रकार का भारत चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा है कि हमें संप्रभु भारत चाहिए, हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, और हमें गणतंत्र भारत चाहिए। कैसा भारत चाहिए? गणतंत्र भारत चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव का जो पहला आपके कोज कह सकते हैं, पहला जो प्रावधान कह सकते हैं, वो ये था कि भारत में हमें कैसा भारत चाहिए। तो आपके संप्रभु भारत चाहिए, स्वतंत्र भारत चाहिए, और गणराज्य या गणतंत्र भारत, गणराज्य भारत चाहिए। मैं गणतंत्र न लिख करके गणराज्य लिख देता हूँ, गणराज्य भारत चाहिए। ये इस प्रकार का भारत हमें चाहिए था, पंडित नेहरू का ये कहना था उद्देश्य प्रस्ताव में। फिर भारत में क्या क्या चाहिए, तो आप ये कहें कि पंडित नेहरू ने कहा कि हमें पूरी देसी रियासतों वाला भारत चाहिए, यानी देसी रियासतों वाला भारत, या देसी, या हम ये कह सकते हैं कि रियासती भारत चाहिए, रियासती भारत चाहिए, यानी ऐसा भारत जो रियासतों में बंटा हुआ था, वो भारत हमें चाहिए। और हमें ब्रिटिश भारत चाहिए। कौन सा भारत चाहिए? ब्रिटिश भारत चाहिए। देसी भारत चाहिए, रियासती भारत चाहिए, और उसके बाद में हमें ब्रिटिश भारत पूरा चाहिए। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, रियासती भारत हो गया, ब्रिटिश भारत हो गया, उसके बाद में अगर कोई भारत में मिलना चाहता है, भारत में अगर कोई मिलना चाहता है, तो भी हम उस बात को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। जैसे आपको शायद पता होगा कि नेपाल और भूटान ने भारत में मिलने के लिए प्रस्ताव भी रखे। तो दो देश हैं, एक का नाम नेपाल और दूसरे का नाम क्या था? आपके भूटान। उसके बाद में अगर कोई भारत को और भी ज्वाइन करना चाहता है, जैसे गोवा के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, पुडुचेरी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, तो भी हम आपकी भारत में मिलाने के लिए उसके इच्छुक हैं। तो दूसरा उद्देश्य प्रस्ताव का रीजन क्या था कि हमें रियासती भारत चाहिए, ब्रिटिश भारत चाहिए, और भारत में अगर कोई मिलना भी चाहे, इंडिया कोई ज्वाइन करना चाहे, तो हम उसको मिलाने के लिए तैयार हैं। नेपाल और कौन सा? भूटान। और भी कुछ आपके क्षेत्र, जैसे गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया, इस प्रकार कुछ क्षेत्र जो भारत में अगर मिलना चाहते हैं, तो हम उसमें भारत में शामिल करेंगे। फिर ये कि सी में क्या लिखवाया हमने? सी में एक चीज़ ये लिखवाई कि उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया कि राज्यों को क्या दिया जाए। तो पंडित नेहरू ने राज्यों को दो चीज़ें दी गई। एक तो कहा गया कि राज्यों को स्वायत्तता दी गई, राज्यों को स्वायत्तता दी गई। एक बात तो विशेष रूप से ये ध्यान रखिए, राज्यों को स्वायत्तता दी गई, ताकि राज्य अपने एटोनॉमी पावर राज्यों को दी गई, ताकि वो अपने विषयों पर, अपने सब्जेक्ट पर कानून बना सके। और एक जो है अवशिष्ट जो शक्ति है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग। अवशिष्ट जो सूची है, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, राज्यों को अधिकार दिया गया। ये बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों ही। ये अवशिष्ट सूची पर बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से ही नोट करें कि जो अवशिष्ट सूची है, इस अवशिष्ट सूची पर कौन कानून बना सकते हैं? राज्य कानून बना सकते हैं। आपको मैं अभी बताऊं तो वर्तमान में अवशिष्ट सूची जो होती है, क्या है भारतीय संविधान में, इस पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। जैसे संघ सूची पर संघ सरकार के द्वारा, राज्य सूची पर राज्य सरकार के द्वारा, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें बनाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसमें पावरफुल ज़्यादा कौन सी रहती है? केंद्र सरकार। और जो अवशिष्ट सूची है, उस पर कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो संसद के द्वारा बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? तो आपके राज्यों को दिया गया, और राज्य यहाँ पर इस पर क्या बना सकते? कानून बना सकते। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिए। फिर डी में ये रखा गया कि हमें समानता कितने प्रकार की रखनी है, हमें स्वतंत्रता का प्रावधान कितने प्रकार का रखना है। एक तो समानता, और एक कौन सा? स्वतंत्रता। और एक हमने लिखा कि न्याय कितने प्रकार का हमें रखना चाहिए। तो आप मोटी मोटी अगर बात को समझें कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू का है, ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया गया।
जो अगले साल 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या है, तो आप कहेंगे कि हम ऐसा भारत चाहते थे, 1 नंबर कि संप्रभु भारत होना चाहिए, सोवरेन इंडिया होना चाहिए, स्वतंत्र भारत, गणराज्य भारत चाहिए, बी में रियासती भारत चाहिए, ब्रिटिश भारत पूरा चाहिए। अगर कोई इंडिया को ज्वाइन करना चाहे, जैसे नेपाल भूटान की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, या फिर गोवा पुडुचेरी इस प्रकार को स्टेट मिलना चाहे, तो भी हम भारत में मिलाना चाहते हैं। और सी ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करना चाहते थे, इसलिए 2 पावर राज्यों को दी गई। एक तो ऑटोनॉमी पावर ऑफ स्टेट, यानी राज्यों को स्वायत्तता दी गई। और दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न रिपीट होता है कि अवशिष्ट शक्तियों पर या अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार उद्देश्य प्रस्ताव में किन्हें दिया गया, राज्यों को, केंद्र को, दोनों को, या दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इस उद्देश्य प्रस्ताव में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया, राज्यों को दिया गया, ताकि जिन्ना खुश हो सके और भारत में मिलने के लिए वो राजी हो सकें। डी में हमने 3 बातें रखी कि भारत के लोगों को समानता भी रखनी पड़ेगी, तो कितने प्रकार की समानता रखेंगे। फिर हमने रखा कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने यह रखा कि स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की दी जानी चाहिए, या कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में शामिल होनी चाहिए। और फिर हमने कहा कि कितने प्रकार का न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप या हम लोग जब भी पढ़ते हैं संविधान को, तो एक बात इस प्रकार की हम सोचते हैं, क्या उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू का ही प्रस्तावना है क्या? तो ऐसा नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसके आधार पर प्रस्तावना का आगे निर्माण हुआ। और आप सब जानते हैं कि यहाँ जो आप कहें कि समानता है, यहाँ समानता 3 प्रकार की थी, जबकि वर्तमान प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की है। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, यहाँ न्याय 3 प्रकार का है। इस न्याय की व्यवस्था को प्रस्तावना में 3 प्रकार का, जैसे सामाजिक, आर्थिक और कौन सा, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। जबकि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्रता कितने प्रकार की थी? 8 प्रकार की। वर्तमान भारतीय संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो क्या उद्देश्य प्रस्ताव ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है? तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं रहेगा। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो ध्यान रखिए कि हमने उद्देश्य प्रस्ताव में, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर 4-5 बातों को मुख्य रूप से रखा कि कैसा भारत चाहिए, भारत में क्या चाहिए, भारत में जो राज्य हैं, प्रांतें हैं, उनको क्या देना चाहिए, और समानता कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, और न्याय कितने प्रकार का। तो ध्यान रखें, उद्देश्य प्रस्ताव में समानता 3 प्रकार की, वर्तमान प्रस्तावना में 2 प्रकार की है, हम आगे चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता उद्देश्य प्रस्ताव में 8 प्रकार की, वर्तमान प्रस्तावना में 5 प्रकार की है। और न्याय जो आप कहें कि उद्देश्य प्रस्ताव में 3 प्रकार का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। न्याय एज आ वर्तमान में प्रस्तावना सेम का सेम रखा गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम इस क्लास में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हम संविधान सभा की द्वितीय यानी दूसरी बैठक पर चर्चा कर रहे थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते हैं और संविधान सभा के सदस्य भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार संविधान सभा के स्थायी जो चेयरपर्सन बनते हैं परमानेंट, वो 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होगी 24 जनवरी 1950 को, तब तक ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। और यहाँ पर स्थायी उपाध्यक्ष 2 बनाए गए, एक HC मुखर्जी को बनाया गया, और उसके बाद में हमारे जयपुर से आते हैं VT कृष्णाचारी जो प्रोफेसर थे, उनको आप कहें कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में दूसरी बार आप कहें कि दूसरा जो व्यक्तित्व के तौर पर स्थायी क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से। दूसरी बैठक में और क्या हुआ भारतीय संविधान सभा की? तो आपको लिखवाया कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक में हमने भारतीय संविधान का प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? BN राव को नियुक्त किया। सर BN राव को ही भारत का प्रथम संवैधानिक सलाहकार संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में ही क्यों नियुक्त किया? क्योंकि इनके पास में संविधान निर्माण का अनुभव था। और एक्सपीरियंस या अनुभव एक बहुत बड़ा मतलब क्या फैक्टर होता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने से पहले या सलाहकार बनने से पहले बर्मा का संविधान बना चुके, जिसे आजकल हम लोग म्यांमार कहते हैं। फिर एक पर्सन मैंने आपको नोट डाल के यहाँ बताया है, BN राव जो है ये भारतीय संविधान के प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि संविधान के अंतिम संवैधानिक सलाहकार BR अम्बेडकर थे। हम अक्सर इस बात को एग्जाम में गलती करके आते हैं, क्योंकि BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा संविधान निर्माण में योगदान है। इसलिए ध्यान रखिए कि BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय संविधान का बाकायदे प्रारूप बनाया। परंतु सबसे पहले 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? तो BN राव को बनाया गया। और अंतिम कौन बने? तो आपके सामने लिखा हुआ BR अम्बेडकर बने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई।
और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947, यानी अगले ठीक साल पारित हुआ। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव हम लोग जब इतनी चर्चा करते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव सर क्या था, कि उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है कि भारत कैसा चाहिए, तो संप्रभु भारत चाहिए, स्वतंत्र भारत हमें चाहिए था, और गणतंत्र भारत चाहिए। रियासती भारत में क्या क्या चाहिए, तो रियासती भारत, ब्रिटिश भारत, और अगर कोई भारत में मिलना चाहते हैं, जैसे नेपाल और भूटान ने भारत में मिलने के लिए प्रस्ताव रखा, गोवा, पुडुचेरी, ये जो भारत के अंग थे, ये मतलब कि भारत में मिलना चाहते थे। उसके बाद में जो सी नंबर हमने कहा कि राज्यों को ऑटोनॉमी पावर दी गई और राज्यों को अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और बाद में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंप दिया गया। और फिर हमने ये रखा कि समानता कितने प्रकार के उद्देश्य प्रस्ताव में, तो 3 प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 8 प्रकार की रखी गई, और न्याय कितने प्रकार का रखा गया, तो 3 प्रकार का रखा गया। आगे की हम ये कहेंगे कि हम जो क्लास संविधान की पढ़ रहे हैं उसमें हमने फर्स्ट से लेकर के कंटिन्यू क्लासों को स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हम लोग अच्छी तरीके से उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते जाइए। आप सभी का धन्यवाद। काव्य पीटीआई क्लासेज बीकानेर में।